हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आप सभी का स्वागत है। तो आज हम डिस्कस करेंगे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री सीरीज का लेक्चर नंबर 2, जिसमें हम रिएक्शन मैकेनिज्म, इसके साथ साथ इंडक्टिव फैक्ट, ये होता क्या है, कितने प्रकार का होता है और इसके एग्जाम्पल क्या क्या हैं, और अपन इसको ऑर्गेनिक रिएक्शंस पर किस तरीके से अप्लाई करेंगे और उसको अपन फुल डिटेल में पढ़ने वाले हैं आज। ठीक है, तो अपना आज जो मेन रहने वाला है ये लेक्चर, वो इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट पे रहने वाला है। और इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट जो है उसमें भी अपन इंडक्टिव इफेक्ट को कवर करेंगे। क्लियर? तो सबसे पहले मैं यहाँ पर आपको बता दूं कि रिएक्शन मैकेनिज्म से मैं इसको स्टार्ट कर रहा हूँ। रिएक्शन मैकेनिज्म का मतलब क्या होता है, मैंने आपको कल बताया भी था। किसी भी रिएक्शन में जो रिएक्टेंट होते हैं वो रिएक्टेंट किस में बदलते हैं? प्रोडक्ट में। तो रिएक्टेंट्स जब प्रोडक्ट बदल रहे हैं तो उस ड्यूरेशन में कितनी स्टेप्स हो रही हैं, क्या पाथ फॉलो हो रहा है। तो उस केस में जितनी स्टेप्स फॉलो हो रही हैं, जो पाथ फॉलो हो रहा है, ये पूरा का पूरा जो जिसकी डिटेल स्टडी होगी उसको ही मैं क्या बोलूंगा? रिएक्शन मैकेनिज्म। तो अल्टीमेटली इसकी जो डेफिनेशन रहने वाली है वो क्या रहने वाली है? अ डिटेल्ड एंड स्टेप बाय डिस्क्रिप्शन ऑफ द पाथवे, ठीक है, बाय विच रिएक्टेंट आर कन्वर्टेड इनटू प्रोडक्ट, उसको अपन क्या बोलते हैं? रिएक्शन मैकेनिज्म। अल्टीमेटली क्या है? रिएक्टेंट जब प्रोडक्ट में बदल रहे हैं तो उसकी डिटेल स्टडी करना, क्या कौन कौन सी स्टेप्स हैं, कौन कौन से इंटरमीडिएट्स हैं, उसकी डिटेल स्टडी करना, उसको अपन क्या बोलते हैं? रिएक्शन मैकेनिज्म। देखो, रिएक्शन मैकेनिज्म में होता क्या? अल्टीमेटली रिएक्टेंट्स होते हैं। क्या होते हैं? रिएक्टेंट्स। रिएक्टेंट्स क्या होते हैं? रिएक्टेंट्स मेनली बदलते हैं किसमें? प्रोडक्ट में, लेकिन वो किसी न किसी एक इंटरमीडिएट या ट्रांजिशन स्टेट को फॉलो करते हुए फिर वो किसमें बदलते हैं? प्रोडक्ट में। वो सीधे नहीं बदलते प्रोडक्ट में, या तो वो क्या बनाएंगे? ट्रांजिशन स्टेट, या क्या बनाएंगे? वो इंटरमीडिएट। ठीक है, तो यहाँ पर क्या बन सकता है? या तो बन सकता है ट्रांजिशन स्टेट, या क्या बन सकते हैं यहाँ पर? इंटरमीडिएट। तो दोनों ही केस में क्या बनने वाला है इसके बाद? प्रोडक्ट। ठीक है, रिएक्टेंट होते हैं, पहले बनाते हैं वो ट्रांजिशन स्टेट या इंटरमीडिएट बनाते हैं, उसके बाद किसमें बदलते हैं? प्रोडक्ट में। तो ये अपना रिएक्शन मैकेनिज्म का एक सिंपल सा एक फॉर्मूला है, हल्का सा। ठीक है, अब इसको अपन थोड़ा डिटेल में पढ़ते हैं, देखना कैसे। इसमें क्या होता है, जब रिएक्टेंट प्रोडक्ट में बदलता है तो उस केस में यहाँ पर कुछ स्टेप्स फॉलो होती हैं। वो कौन कौन सी स्टेप्स होती हैं? ऐसा नहीं है कि रिएक्टेंट है सीधे के सीधे भैया प्रोडक्ट में बदल गए, ऐसा भी नहीं होता, या सीधे इंटरमीडिएट बदल गए, ऐसा भी नहीं होता। पहले उसमें कुछ इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट होगा, उसके बाद उसमें कुछ बॉन्ड क्लीवेज होगा, उसके बाद उसमें कुछ इंटरमीडिएट्स बनेंगे, तब जाके अपन पता लगा पाते हैं कि उसमें कौन सी मैकेनिज्म फॉलो हुई है। तो इसके लिए कुछ स्टेप्स अपन फॉलो करेंगे। वो स्टेप्स कौन कौन से देखना एक बार। सबसे पहला स्टेप क्या है? इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट। मतलब कोई भी रिएक्शन अगर हो रही है, जैसे मैंने आपसे बोला, आप पढ़ते हो इस रिएक्शन के बारे में, RX, और ये न्यूक्लियोफाइल है, ठीक है, एल्किल हैलाइड है, और इसकी रिएक्शन मैंने किससे कराई? कोई न्यूक्लियोफाइल से रिएक्शन कराई एल्किल हैलाइड की। तो भैया डायरेक्ट ये अटैक नहीं करेगा इस पर। सबसे पहले क्या होगा इसमें? इसमें क्या होगा? इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट, मतलब इलेक्ट्रॉन जो होंगे उनकी शिफ्टिंग होगी। क्या होगी? शिफ्टिंग होगी उसमें इलेक्ट्रॉन्स की। जैसे हेलोजन है, तो हेलोजन क्या करेगा भैया? हेलोजन का नेचर होता है इलेक्ट्रॉन को खींचना। क्यों? क्योंकि इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होती है? हाई होती है। तो उस केस में इलेक्ट्रॉन को खींचेगा, तो क्या करेगा? इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर शिफ्ट कर लेगा। तो इस पर क्या आ जाएगा? पार्शियली नेगेटिव, इस पर क्या आ जाएगा? पार्शियली पॉजिटिव। जो इलेक्ट्रॉन को खींचता है उस पर क्या आता है? नेगेटिव चार्ज, और जो इलेक्ट्रॉन को देता है उस पर क्या आता है? पॉजिटिव चार्ज। ये तो पढ़ गए हैं अपन। अरे जो मेटल और नॉन मेटल्स होती है उसमें ये तो पढ़ते हैं। उसमें क्या पढ़ते हैं अपन? अगर कोई एलिमेंट इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर रहा है, इलेक्ट्रॉन को दे रहा है, तो उस केस में हम क्या बोलेंगे कि वो इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है, उस पर पॉजिटिव चार्ज आएगा और वो मेटल की तरह बिहेव करेगी। सही है। और अगर कोई एलिमेंट इलेक्ट्रॉन को ले रहा है, इसका मतलब उस पर क्या आएगा? नेगेटिव चार्ज, और नेगेटिव चार्ज आएगा तो वो नॉन मेटल की तरह बिहेव करेगी। इसी तरीके से यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन देगा उस पर क्या आएगा? नेगेटिव चार्ज। ठीक है, पार्शियली नेगेटिव, और इस पर क्या आ जाएगा? पार्शियली पॉजिटिव। तो इस तरीके से सबसे पहले रिएक्शन मैकेनिज्म में होता क्या है? इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट होता है, इलेक्ट्रॉन की शिफ्टिंग होती है। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन की शिफ्टिंग होगी, उसको अपन क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट। जैसे ही इलेक्ट्रॉन का डिस्प्लेसमेंट होता है तो वहां पर क्या होता है? वो बॉन्ड वीक होना स्टार्ट हो जाता है और वो ब्रेक होने की कगार पर होता है। सही है। तो इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट के बाद क्या होता है? नेक्स्ट जो अपना पॉइंट आएगा वो क्या आएगा? बॉन्ड क्लीवेज, बंद विखंडन बोलते हैं इसको अपन। इसको अपन क्या बोलते हैं? बंद विखंडन। सबसे पहले क्या आता है? इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट, फिर क्या आता है? बॉन्ड क्लीवेज। और बॉन्ड क्लीवेज के बाद क्या होता है भैया? जब बॉन्ड टूट गया, जब बॉन्ड टूट गया तो उस केस में क्या होगा? उस केस में फिर बनते हैं इंटरमीडिएट। उसमें क्या बनते हैं? इंटरमीडिएट, जिसको अपन बोलते हैं मध्यवर्ती। जिसको अपन क्या बोलते हैं यहाँ पर? मध्यवर्ती या इंटरमीडिएट। ठीक है, तो भैया ये मध्यवर्ती बने, उसके बाद क्या होगा? उसके बाद फिर हम देखते हैं कि मैकेनिज्म कौन सी रहने वाली है। उसके बाद पता चलता है रिएक्शन मैकेनिज्म का। तो रिएक्शन मैकेनिज्म में हम सबसे पहले देखते क्या है कि रिएक्टेंट होते हैं वो किसे बदलते हैं? ट्रांजिशन स्टेट या फिर इंटरमीडिएट में, फिर बनाते हैं प्रोडक्ट। लेकिन ये भी इजीली नहीं होता। सबसे पहले क्या होता है? रिएक्टेंट जो होते हैं उनमें आपस में ही, उनके अंदर ही क्या होता है? सबसे पहले इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट होता है। जब इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा तो इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट होने के बाद क्या होगा? बॉन्ड क्लीवेज होगा। सही है। जब बॉन्ड टूट जाएगा, अलग अलग हो जाएंगे उसमें दो एटम्स, ये दो ग्रुप। ठीक है, तो उनमें क्या होगा? उन पर चार्ज आएगा कुछ,
कुछ ना कुछ चार्ज आएगा, एक पर पॉजिटिव एक पर नेगेटिव, या दोनों पर कुछ ना कुछ एक एक इलेक्ट्रॉन आ गया तो फ्री रेडिकल आ जाएगा, ठीक है, मुक्त मूलक आ जाएगा। तो इसको अपन क्या बोलते हैं, इसको अपन बोलते हैं इंटरमीडिएट मध्यवर्ती। क्लियर। और उसके बाद अपन रिएक्शन मैकेनिज्म का पता लगाते हैं। तो ये हो गया अपना रिएक्शन मैकेनिज्म का एक बेसिक सा फंडा। इसको मैं हल्का सा ऐसे बता दूं, जैसे अगर कोई रिएक्शन ले ली मैंने यहाँ पर, जैसे CH3, हाँ जी, CH2, CH डबल बॉन्ड CH2, इसकी रिएक्शन मैंने किससे कराई, HCl से। तो अल्टीमेटली होगा क्या, सबसे पहले इसमें क्या होता है, इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट होता है। इसमें क्या होता है, इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट। तो देखो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन क्या होंगे, ये वाले इलेक्ट्रॉन ये इधर की तरफ क्या हो जाएंगे, शिफ्ट। तो ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा, सबसे पहले ये इलेक्ट्रॉन इसकी तरफ क्या रहेंगे, शिफ्टेड रहेंगे। यहाँ पर क्या रहेगा, नेगेटिव चार्ज, यहाँ पर क्या रहेगा, पॉजिटिव चार्ज। और ये कैसा रहेगा, पार्शियली रहेगा। कैसा रहेगा, ये पार्शियली। तो ये सारी चीजें जो हैं ये अपन किस में सीखने वाले हैं, इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट में। रिएक्शन इससे इसकी हो रही है, लेकिन सबसे पहले क्या होगा, इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट होगा। जब इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा तो ये सीधे क्या हो जाएगा, बॉन्ड क्लीवेज भी हो जाएगा। ये पाई बॉन्ड जो है पूरा पूरा टूट जाएगा। जब ये इस पर अटैक करेगा तो इस पर क्या आ जाएगा, नेगेटिव, इस पर क्या आ जाएगा, पॉजिटिव। फिर ये इस पर अटैक करेगा। जब करेगा तो अटैक करने से पहले यहाँ पर क्या बनेगा, कुछ इंटरमीडिएट बनेगा। सही है। जहां से जैसे किसने भी अटैक करा इधर से, सबसे पहले इस इलेक्ट्रोफाइल ने अटैक करा तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, इंटरमीडिएट बनेगा। और उसके बाद अपन पता लगाएंगे कौन सी रिएक्शन रहने वाली है। जबकि आप जानते हो ये किस टाइप की रिएक्शन है, ये हाँ जी किस टाइप की रिएक्शन है, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन। सही है। मेरे हिसाब से कोई समस्या नहीं है, इसको आप इजीली समझ लोगे। आइए अपन आगे चलते हैं मेन चीज पर। मेन चीज क्या है अपना, अपन आज पढ़ने वाले हैं इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट। जैसे मैंने 4 चीजें बताई आपको, कौन कौन सा, एक तो बताया मैंने इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट, एक बताया मैंने आपको बॉन्ड क्लीवेज, और एक बताया मैंने आपको टाइप्स ऑफ इंटरमीडिएट और टाइप्स ऑफ रिएक्शन मैकेनिज्म। इन चारों पर पूरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री इसके इर्द गिर्द घूमेगी। अभी देखना इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट अपना बहुत लंबा चलने वाला है, ठीक है। ये कम से कम 15 लेक्चर का चलेगा ये। कैसे, क्योंकि सबसे पहले अपन पढ़ेंगे इंडक्टिव इफेक्ट के बारे में, सॉरी इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट क्या होता है। फिर इसमें भी 2 टाइप के पढ़ेंगे अपन, टेम्परेरी, परमानेंट, जिसमें अपने रेजोनेंस आ जाएगा, हाइपर कॉन्जुगेशन आ जाएगा, इंडक्टिव आ जाएगा। ऐसे अभी देख सीखेंगे उसको अपन, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट के बारे में सीखेंगे अपन। फिर अपन बॉन्ड क्लीवेज के बारे में सीखेंगे। बॉन्ड क्लीवेज के बाद इंटरमीडिएट्स आ जाएंगे। तो बहुत सारे इंटरमीडिएट हैं अपने पास, कार्बोकेटायन, कार्बन आयन, फ्री रेडिकल, बेंजाइन, ठीक है, नाइट्रीन, हीलाइड, इस तरीके से। उसके बाद टाइप ऑफ मैकेनिज्म। तो सबसे पहले अपन जो डिस्कस करेंगे वो करेंगे अपन इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट। अभी अपना लंबा लेक्चर चलेगा इसका। क्लियर है, इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट का क्लियर। हाँ जी, देखो इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट होता क्या है। इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट का बेसिकली का मतलब होता है इसका कि जब कोई रिएक्टेंट है उसमें इलेक्ट्रॉन्स हैं तो वो रिएक्शन से पहले उसमें क्या होता है, इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट होता है। अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में क्या हो, डिफरेंस हो। किस तरीके से देखते हैं इसको अपन, देखो इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट बेसिकली पहले तो 2 प्रकार का होता है। कौन कौन सा, एक तो होता है परमानेंट, ठीक है, और एक कौन सा होता है अपने टेम्परेरी। एक तो कैसा होता है परमानेंट, जो कि रहेगा ही रहेगा, हर रिएक्टेंट में रहेगा। और एक होता है टेम्परेरी, जो कुछ मतलब रिएजेंट की क्या आएगा, वो प्रेजेंस में आएगा, ठीक है। देखो इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है कि अगर कोई भी इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट, हाँ जी, रिएजेंट की एब्सेंस में हो रहा है, मतलब रिएजेंट हो चाहे ना हो कोई फर्क नहीं पड़ता इस चीज से, ठीक है। तो रिएजेंट है या नहीं है उससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। उसकी एब्सेंस में भी अगर हो रहा है इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट, उसको अपन क्या बोलते हैं, उसको अपन बोलते हैं परमानेंट, हाँ जी, इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट। और रिएजेंट की प्रेजेंस में अगर हो रहा है तो उसको अपन क्या बोलते हैं, टेम्परेरी, क्योंकि रिएजेंट होगा तो वो इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट होगा, और अगर रिएजेंट नहीं होगा तो इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट नहीं होगा। क्लियर है। अभी समझाऊंगा इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट है क्या एग्जैक्ट चीज। इलेक्ट्रॉन की शिफ्टिंग को ही बोलते हैं अपन इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट। चल लिख लेना यहाँ पर ही, इलेक्ट्रॉन्स की शिफ्टिंग या शिफ्टिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, शिफ्टिंग, हाँ जी, शिफ्टिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, इसको अपन क्या बोलते हैं, इसको अपन क्या बोलते हैं भैया, इसी को अपन बोलते हैं इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट। मेरे हिसाब से चीज क्लियर हो गई आपके। अब देखो सबसे पहले अपन पढ़ेंगे टेम्परेरी, फिर पढ़ेंगे, सॉरी पहले पढ़ेंगे परमानेंट, फिर पढ़ेंगे अपन टेम्परेरी। इसको सीख लो। परमानेंट इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट जो होगा वो एब्सेंस ऑफ रिएजेंट होगा, मतलब रिएजेंट की एब्सेंस में होगा। साथ ही इसमें अपन कौन कौन सी चीजें पढ़ते हैं भैया, ध्यान रखना। एक तो अपन इसे पढ़ते हैं आर, आर का मतलब होता है रेजोनेंस, मतलब इसका मतलब होता है अनुनाद। क्या होता है, अनुनाद। रेजोनेंस इफेक्ट जो होगा वो अपन किसमें पढ़ते हैं, परमानेंट में। हाइपर कॉन्जुगेशन इफेक्ट जो होगा, जिसको अपन बोलते हैं एच इफेक्ट, इसको अपन क्या बोलते हैं, एच इफेक्ट। आपने पढ़ा होगा प्लस एच माइनस एच प्लस आर माइनस आर प्लस आई माइनस आई, इस तरीके से। और उसके बाद होता है इंडक्टिव इफेक्ट। क्या होता है, इंडक्टिव इफेक्ट। इंडक्टिव इफेक्ट का मतलब क्या होता है, ये एक टाइप का परमानेंट इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट ही है, किसकी तरह, रेजोनेंस की तरह, हाइपर कॉन्जुगेशन की तरह। क्लियर है। तो मेरे हिसाब से आपको समस्या नहीं है इसमें। टेम्परेरी की बात करें तो इसमें एक ही होता है, कौन सा, इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट। और इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट जो होता है ये कैसा होता है, परमानेंट, ये रिएजेंट की प्रेजेंस में होगा। क्लियर। आगे चलते हैं अपन, देखो अब सबसे पहले बात कर रहा हूं मैं किसकी, इंडक्टिव इफेक्ट की। प्रेरणिक प्रभाव बोलते हैं इसको अपन हिंदी में, प्रेरणिक प्रभाव। तो पहली बात तो मैं आपको बता दूं, ये जो होता है इंडक्टिव इफेक्ट, ये अपन कब देखते हैं, जब 2 एटम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में क्या हो, डिफरेंस हो। ध्यान रखना, अगर किसी भी
कार्बन चेन में कोई ऐसा ग्रुप लगा हुआ है या एटम लगा हुआ है या ग्रुप ऑफ एटम लगे हुए हैं जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी उस कार्बन चेन से या तो ज्यादा होगी या कम होगी, तो वहीं पर अपन क्या देखेंगे, वहीं पर अपन देखेंगे इंडक्टिव इफेक्ट का, हाँ जी, मेजरमेंट की इंडक्टिव इफेक्ट है या नहीं है। क्लियर। अब देखो जैसे यहाँ पर क्या है, ये चेन चल रही है, ये कार्बन चेन है, इसमें क्या डाल दिया मैंने, एक ये जेड ग्रुप डाल दिया, जेड एटम डाल दिया, ठीक है, ये ग्रुप भी हो सकता है और एटम भी हो सकता है ये। अब मैंने क्या लिए, दो केस लिए, एक केस में तो मैंने क्या लिया, फर्स्ट केस में मैं क्या ले रहा हूँ कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, ईएन का मतलब होता है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, मतलब विद्युत ऋणता, विद्युत ऋणता, विद्युत ऋणता जो है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जेड की क्या है, ज्यादा है, किससे, कार्बन चेन से। इस कार्बन चेन से इस जेड की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है। जब इस जेड की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होगी इस कार्बन चेन से, तो उस केस में क्या होगा भैया, ये इलेक्ट्रॉन को खींचना स्टार्ट करेगा। ये क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन को खींचेगा, ये खींचा, ये खींचा, ये खींचा, ये खींचा, इस तरीके से इलेक्ट्रॉन को खींच रहा है ये। जब इलेक्ट्रॉन को खींच रहा है उस केस में क्या होगा, हाँ जी, ये खींच रहा है, इसका मतलब ये दे रहा है, हाँ जी, जब ये इलेक्ट्रॉन खींचेगा इसका मतलब क्या होगा, ये इलेक्ट्रॉन देगा, तो इस पर क्या आ जाएगा, इस पर तो आ जाएगा भैया पार्शियली नेगेटिव चार्ज, इस पर क्या आ जाएगा, मेनली पार्शियली, हाँ जी, नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, एक मिनट, पार्शियली नेगेटिव चार्ज, ठीक है, खूब सारा लगा दिया। इस पर क्या आ जाएगा, पार्शियली पॉजिटिव चार्ज, इस पर भी खूब सारा लगा दिया मैंने, सही है। जब इससे इलेक्ट्रॉन खींचे जा रहे हैं तो कुछ इफेक्ट यहाँ भी तो पड़ेगा इसका, तो भैया कुछ इफेक्ट यहाँ पर भी डाल दो, ये लो, यहाँ पर अगर मैंने 5 डंडे लगाए तो यहाँ कितने लगा दो, 4 लगा दो, ये लो, इस पर क्या आ जाएगा, थोड़ा सा कम इफेक्ट पड़ेगा, सही है। इस पर क्या रहेगा, इस पर थोड़ा और भी कम इफेक्ट पड़ेगा, इस पर क्या रहेगा, इस पर और भी कम इफेक्ट पड़ेगा, ये लो। यहाँ आते आते तो फिर धीरे धीरे क्या होगा, धीरे धीरे डिस्टेंस के साथ साथ ये इंडक्टिव इफेक्ट क्या हो जाएगा, बहुत ही कम हो जाएगा, या मैं ये कह सकता हूँ कि खत्म ही हो जाएगा ये, ठीक है। तो ये क्या होता है, जैसे जैसे दो एटम या दो ग्रुप, मतलब कार्बन चेन के अलावा जो भी एटम या ग्रुप लगा हुआ है, ग्रुप ऑफ एटम लगा हुआ है, उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में बहुत ज़्यादा डिफरेंस है, बहुत ज़्यादा उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है, तो क्या करेगा, वो इलेक्ट्रॉन को खींचेगा, इलेक्ट्रॉन खींचेगा तो उस पर क्या आएगा, पार्शियली नेगेटिव, क्योंकि इलेक्ट्रॉन को ले रहा है वो, और इस पर क्या आ जाएगा, पूरी चेन पर पार्शियली पॉजिटिव। और जैसे जैसे डिस्टेंस बढ़ेगी वैसे वैसे पार्शियल जो चार्ज है, पार्शियली पॉजिटिव चार्ज है, क्या होगा, धीरे धीरे कम होता जाएगा। क्लियर। और देखो कम होता जा रहा है, इधर क्या है, पार्शियली प्लस के 4 हैं, प्लस के 3 है, 2 है, 1 है, धीरे धीरे कम होता जाएगा ये, ठीक है। ये होता है अपना ये, हाँ जी, इंडक्टिव इफेक्ट। अब ध्यान रखना, ये जो ग्रुप लगा हुआ है ये इलेक्ट्रॉन को खींच रहा है, तो इसके पास इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं, तो मैंने क्या लगाया, पार्शियली नेगेटिव। और इस टाइप के इंडक्टिव इफेक्ट को अपन क्या बोलते हैं, माइनस आई इफेक्ट। इसको अपन क्या बोलते हैं भैया, माइनस आई इफेक्ट। ये लो, माइनस आई प्रभाव, माइनस आई इफेक्ट। क्यों बोला मैंने माइनस आई, क्योंकि इसने क्या किया, इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर खींच लिया, इसलिए क्या हो गया, ये माइनस आई। क्लियर। और इस पूरी चेन का क्या हो गया अब यहाँ पर, प्लस आई, क्योंकि इलेक्ट्रॉन दे रहा है, सही है, एक इलेक्ट्रॉन दे रहा है, एक इलेक्ट्रॉन ले रहा है। तो अगर मैं जेड का बोलूं कि आप आपसे कोई पूछे कि इस चेन में जेड का कौन सा इफेक्ट है, तो आप क्या बोलोगे, माइनस आई इफेक्ट। क्यों, क्योंकि इलेक्ट्रॉन को इसने खींचा है। यहाँ पर देखना, इस केस में मैंने क्या बोला कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ जेड इज लेसर देन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ कार्बन, मतलब मैंने यहाँ पर ऐसा ग्रुप लगा दिया जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या है, कम है, किससे, पूरी कार्बन चेन से, सही है। तो इस केस में क्या हो जाएगा, अभी इलेक्ट्रॉन देना स्टार्ट कर देगा। जब इलेक्ट्रॉन को देगा तो उस केस में देखना हुई, इधर से ये दे रहा है इलेक्ट्रॉन्स को, दे दिया इसने इलेक्ट्रॉन, इस पर क्या आ जाएगा, इस पर आ जाएगा पार्शियली पॉजिटिव चार्ज, इस पर क्या आ जाएगा, पार्शियली पॉजिटिव चार्ज। ये लो भैया, पार्शियली पॉजिटिव लगा दिया मैंने खूब सारा। इस पर क्या आ जाएगा, ये इलेक्ट्रॉन खींच रहा है अब, तो इस पर क्या आ जाएगा, पार्शियली नेगेटिव चार्ज। ये लो, अब ये इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर खींचेगा तो इसका कुछ इंपैक्ट यहाँ भी पड़ेगा, तो ये लो भैया, इसका इंपैक्ट कुछ यहाँ भी डाल दो आप, क्या आ जाएगा, पार्शियली नेगेटिव 3 रख दो। इधर क्या आ जाएंगे भैया, कुछ इंपैक्ट यहाँ भी पड़ेगा तो पार्शियली नेगेटिव 2 रख दो, कुछ इंपैक्ट यहाँ भी पड़ेगा तो पार्शियली नेगेटिव 1 रख दो इसका। तो ये इस तरीके से होता है। अब इसमें क्या हुआ था, जेड की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम थी तो इसने इलेक्ट्रॉन दिए, अब इलेक्ट्रॉन दिए तो इस पर क्या है, पार्शियली पॉजिटिव चार्ज, तो पार्शियली पॉजिटिव चार्ज आया तो इसका इफेक्ट जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, प्लस आई इफेक्ट, और पूरी चेन का क्या हो जाएगा, माइनस आई इफेक्ट। अब ध्यान रखना, इस तरीके से अपन इस चीज को देखते हैं इंडक्टिव इफेक्ट को। तो इंडक्टिव इफेक्ट ऐसा नहीं है कि अगर अपन केवल यही बोलेंगे प्लस आई या माइनस आई, ठीक है, मतलब किसी भी चेन में दोनों इफेक्ट ही मौजूद होंगे, लेकिन आपसे वो पूछेगा कि इस एटम का क्या है, इस ग्रुप का क्या है। तो अगर आपसे पूछेगी कि जेड का क्या होगा तो आप बोलोगे माइनस आई इस केस में, और सेकंड केस में अगर आपसे कोई पूछे कि भैया इसका क्या होगा तो आप क्या बोलोगे, प्लस आई। किसका, जेड का। लेकिन दोनों का है, देखो इस जेड का तो क्या है, माइनस आई, तो इसका क्या हो जाएगा, प्लस आई, इसका प्लस आई तो इसका क्या हो जाएगा, माइनस आई। मतलब ये क्या होता है, रेस्पेक्टिव इन नेचर होता है ये। इस चीज को अपन क्या बोलते हैं, जब किसी भी एक कंपाउंड में दोनों ही चीजें प्रेजेंट हो तो उसको अपन बोलते हैं रेस्पेक्टिव इन नेचर, ठीक है। वो आपस में एक दूसरे के रेस्पेक्ट में वर्क करते हैं कि भैया तू प्लस आई करेगा तो मैं माइनस आई करूंगा,
अगर तू माइनस आई करेगा तो मैं प्लस आई करूंगा। इसको बोलते हैं रेस्पेक्टिव इन नेचर। तो एक स्टेटमेंट लिखा हुआ आता है कई बार बड़े कॉम्पिटेटिव एग्जाम में, आपसे पूछते हैं कि इंडक्टिव इफेक्ट इज रेस्पेक्टिव इन नेचर और नॉट। तो यह स्टेटमेंट ट्रू है या फॉल्स है, मतलब इस तरीके से कि इंडक्टिव इफेक्ट इज रेस्पेक्टिव इन नेचर, और ऑप्शन आगे ट्रू और फॉल्स। तो ये ट्रू होगा या फॉल्स होगा? ऑब्वियसली ये क्या होगा, ये ट्रू होगा। ये क्यों? क्योंकि ये रेस्पेक्टिव इन नेचर होता है। क्लियर? रेस्पेक्टिव नेचर का मतलब क्या है कि एक ही कंपाउंड में क्या हो गया, अगर प्लस आई है तो माइनस आई भी है, और माइनस आई है तो प्लस आई भी है, और आपस में वो क्या होंगे, एक दूसरे के रेस्पेक्ट में होंगे। रेस्पेक्ट में जितना ये होगा उसका जस्ट अपोजिट कौन सा होगा, ये होगा। मैग्नीट्यूड वाइज सेम रहेंगे ये। क्लियर? आगे चलते हैं अपन। तो ये हो गया इंडक्टिव इफेक्ट। मेरे हिसाब से इंडक्टिव इफेक्ट आपके समझ में आ गया। अब अपन इसका टाइप पढ़ेंगे, इंडक्टिव इफेक्ट कितने प्रकार के होते हैं, एग्जांपल्स पढ़ेंगे, ठीक है, और इसके एप्लीकेशन पार्ट पर जाएंगे अपन धीरे धीरे। क्लियर? तो मेरे हिसाब से इंडक्टिव इफेक्ट में आपको कोई समस्या नहीं है, समस्या हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना, ठीक है। आइए आगे पढ़ते हैं अपन इसके कुछ की पॉइंट्स, कि ये की पॉइंट्स क्या क्या होते हैं, कि अपन कुछ स्टेटमेंट आ जाए या आपसे कोई पूछ ले कि इंडक्टिव इफेक्ट होता क्या है एग्जैक्टली, इंडक्टिव इफेक्ट होता क्या है। जैसे इसमें आपने देख रहे हो कि इलेक्ट्रॉन का क्या हो रहा है, डिस्प्लेसमेंट हो रहा है। इलेक्ट्रॉन जो पहले बिल्कुल मिड में थे, जो इलेक्ट्रॉन किसी जमाने में बिल्कुल बीच में हुआ करते थे यहाँ पर, अब वो क्या हो गए, धीरे धीरे शिफ्टिंग हो गई उनकी। उनकी शिफ्टिंग कहाँ हो रही है, इधर की तरफ हो रही है। यहाँ पर इलेक्ट्रॉन जो बिल्कुल बीच में थे, अब इलेक्ट्रॉन कौन खींच रहा है, ये पूरी चेन खींच रही है, कार्बन चेन। तो इलेक्ट्रॉन इधर की तरफ मूव कर रहे हैं। ये पहले क्या थे, इधर की तरफ मूव कर रहे थे, अब ये इधर की तरफ मूव कर रहे हैं। तो इसको अपन बोलते हैं इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट। और आप देख रहे हो इसमें मोस्टली हो क्या रहा है, इसमें ये जो बॉन्ड है, ये सारे बॉन्ड कैसे हैं भैया, सिग्मा बॉन्ड है सारे के सारे। ये बॉन्ड कैसे हैं सब, देखो ये भी सिग्मा है, सॉरी ये भी सिग्मा है, सब सिग्मा है। ये सिग्मा 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 सिग्मा, सारे सिग्मा बॉन्ड है, सही है। ये भी सिग्मा हो गया, ये भी सिग्मा है। भाई सिंगल बॉन्ड तो सारे सिग्मा ही होते हैं, सही है। तो सिग्मा बॉन्ड का क्या हो रहा है यहाँ पर, हाँ जी, सिग्मा बॉन्ड की जो इलेक्ट्रॉन्स है उनका क्या हो रहा है, डिस्प्लेसमेंट हो रहा है। क्लियर है? उनकी शिफ्टिंग हो रही है। तो अल्टीमेटली इसमें इसका जो मेन की पॉइंट है, वो की पॉइंट क्या कहता है, वो की पॉइंट यही कहता है कि इंडक्टिव इफेक्ट में सिग्मा इलेक्ट्रॉन का क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट होता है, उनकी शिफ्टिंग होती है। लेकिन ध्यान रखना सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स की, किसकी, सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स की। तो अल्टीमेटली है क्या, पहली बात तो ये क्या है की पॉइंट, मतलब ये परमानेंट डिस्प्लेसमेंट है, कौन, इंडक्टिव इफेक्ट, सही है। अपन पढ़ के आए हैं, अभी अपन ने पढ़ा था कि इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट दो टाइप के होते हैं, एक तो परमानेंट और एक टेम्परेरी। और परमानेंट में अपन ने क्या पढ़ा था, रेजोनेंस, हाइपर कंजुगेशन और इंडक्टिव। तो इंडक्टिव है कि अल्टीमेटली एक परमानेंट डिस्प्लेसमेंट ही है, किसका, सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स का। भैया ध्यान रखना, बहुत इंपॉर्टेंट बात है ये। किसका है ये, सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स का क्या है, परमानेंट डिस्प्लेसमेंट है। क्लियर? अलोंग द कार्बन चेन, मतलब जो कार्बन चेन है उसके अलोंग क्या है, ये एक परमानेंट डिस्प्लेसमेंट है, किसका, सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स का, ठीक है। व्हेन एन एटम और ग्रुप ऑफ एटम हैविंग डिफरेंट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, जब कोई एटम हो ऐसा या ग्रुप ऑफ एटम हो जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या हो, कार्बन चेन से डिफरेंट, तो उस केस में सिग्मा इलेक्ट्रॉन का क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट होता है, ठीक है। उसी को अपन क्या बोलते हैं, इंडक्टिव इफेक्ट। तो मेरे हिसाब से यहाँ पर कोई समस्या नहीं है। इंडक्टिव इफेक्ट है क्या, ये एक सिग्मा इलेक्ट्रॉन का परमानेंट डिस्प्लेसमेंट है, कहाँ पर, जहाँ पर किसी कार्बन चेन में क्या हो, कार्बन से इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किसी ग्रुप की या एटम ऑफ ग्रुप की, ग्रुप ऑफ एटम की क्या हो, अलग अलग हो। क्लियर है? इस तरीके से उसको अपन क्या बोलते हैं, इंडक्टिव इफेक्ट। क्यों? क्योंकि वहां पर क्या हो जाता है, इलेक्ट्रॉन का डिस्प्लेसमेंट हो जाता है। उस केस में इलेक्ट्रॉन का डिस्प्लेसमेंट होगा तो मैं क्या बोलूंगा उसको, इंडक्टिव इफेक्ट। अब देखो, अराइजेस बिटवीन बिकॉज ऑफ डिफरेंस इन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, क्योंकि ईएन का मतलब है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, विद्युत ऋणता, ठीक है भैया, सुन लो ध्यान से, विद्युत ऋणता। ये अराइज, अराइज का मतलब होता है कि उत्पन्न हो रहा है, ये मतलब निकल रहा है। क्यों ये उत्पन्न कहाँ से हो रहा है, क्यों हो रहा है, ये हो क्यों रहा है, ये बिकॉज ऑफ डिफरेंस इन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। भैया अपन ने देखा था कार्बन, ये देखो इधर कार्बन और जो ग्रुप था ये अपना, इसके बीच में क्या थी, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में क्या था, डिफरेंस था, एक बार ज्यादा थी एक बार कम थी। तो जब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में क्या आ जाता है, डिफरेंस आ जाता है, तो उस केस में हम क्या बोलते हैं कि यहाँ पर इंडक्टिव इफेक्ट अराइज हो जाएगा, इंडक्टिव इफेक्ट उत्पन्न हो जाएगा। क्लियर? ये लो भैया, पहली बात तो एक स्टेटमेंट क्या हो गया, बिकॉज ऑफ डिफरेंस इन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। सेकंड क्या कहता है, इट इज डिस्टेंस डोमिनेंट फैक्टर, मतलब ये क्या है, इट इज डिस्टेंस डिपेंडेंट फैक्टर। मैंने बोला था आपको कि जैसे जैसे डिस्टेंस बढ़ेगी, आप देख रहे हो उधर, जैसे जैसे डिस्टेंस बढ़ रही है वैसे वैसे क्या हो रहा है, ये कम हो रहा है ये। तो एज वेल एज डिस्टेंस इंक्रीजेस, हाँ जी, इंडक्टिव इफेक्ट डिक्रीजेस। तो जैसे जैसे डिस्टेंस बढ़ती है वैसे वैसे इंडक्टिव इफेक्ट क्या होता है, कम होता है, उसका इंपैक्ट कम हो जाता है। तो अल्टीमेटली होगा क्या स्टेटमेंट, हाँ जी, इट इज डिस्टेंस डिपेंडेंट फैक्टर, मतलब क्या है, डिस्टेंस अगर बढ़ेगी तो इंडक्टिव इफेक्ट क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। डिस्टेंस अगर बढ़ेगी तो क्या हो जाएगा, इंडक्टिव इफेक्ट कम हो जाएगा। ये है मेन चीज, ठीक है। एक बार आप इसको नोट करो, मैं भी आता हूँ।
हाँ जी, देखिए उसके बाद क्या है, पार्शियली शिफ्टिंग ऑफ सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स। तो पार्शियली शिफ्टिंग होते हैं इलेक्ट्रॉन की, तभी तो आपने देखा होगा मैंने जब ये लगाए यहाँ पर, ये जो साइन लगा रहा हूँ मैं, माइनस प्लस प्लस माइनस, तो मैं डायरेक्ट नहीं लगा रहा, मैं कंप्लीटली नहीं लगा रहा कि मैंने इस पर प्लस लगा दिया हो, मैंने इस पर माइनस लगा दिया हो, ऐसा नहीं किया मैंने क्या किया, मैंने लगाया पार्शियली पॉजिटिव, मैंने लगाया इधर पार्शियली नेगेटिव, इधर लगाया पार्शियली नेगेटिव, तो इधर लगाया पार्शियली पॉजिटिव। तो इसमें क्या होता है, पार्शियली शिफ्टिंग होती है, कंप्लीटली शिफ्टिंग नहीं हो जाती। ऐसा नहीं कि इलेक्ट्रॉन लेके भाग ही गया है जेड, नहीं, क्या होता है, थोड़े से इलेक्ट्रॉन को जो बीच में होंगे, दो कार्बन चेन और जो जेड एटम है, इनके बीच में जो इलेक्ट्रॉन रखे हुए हैं वो क्या होते हैं, शिफ्टिंग हो जाती है उनकी थोड़ी सी। तो ध्यान रखना, इसमें क्या होता है, पार्शियली शिफ्टिंग होती है, कंप्लीटली शिफ्टिंग नहीं होती, कंप्लीटली डिस्प्लेसमेंट नहीं होता। क्लियर, ध्यान रखना, ये वर्ड पार्शियली शिफ्टिंग होती है। डिस्टेंस का ध्यान रखना कि डिस्टेंस क्या होगा, डिस्टेंस डिपेंडेंट होगा। उसके अलावा नो इंडक्टिव इफेक्ट, हाँ जी, इन बिटवीन कार्बन और हाइड्रोजन, कार्बन हाइड्रोजन के बीच में इंडक्टिव इफेक्ट वर्क नहीं करता है, क्योंकि इनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में डिफरेंस बहुत ज़्यादा नहीं होता है। कार्बन की 2.5 है और हाइड्रोजन की कितनी है, 2.1, तो बहुत ज़्यादा इनमें डिफरेंस नहीं है, और इनमें हम कभी मेजर भी नहीं करते, हालांकि डिफरेंस तो है, हल्का सा तो है, तो इंडक्टिव इफेक्ट तो आना चाहिए, लेकिन हम इसको मेजर नहीं करते, क्योंकि पूरी जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है उसमें हाइड्रोकार्बन्स हैं, और हाइड्रोकार्बन्स में अगर हम इन चीज़ों को मेजर करने लग गए तो फिर हम आगे की ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को पढ़ ही नहीं पाएंगे, क्योंकि कार्बन हाइड्रोजन इतने चलते हैं, अगर अपन उसके इंडक्टिव इफेक्ट को देखेंगे तो बाकी के जो ग्रुप्स हैं उनको अपन कैसे देखेंगे फिर। इसलिए कार्बन हाइड्रोजन में हम जो इंडक्टिव इफेक्ट होता है उसको अपन नहीं मानते, अपन सीधा क्या बोलते हैं, नो इंडक्टिव इफेक्ट इन बिटवीन कार्बन एंड हाइड्रोजन। इधर देखो, इट इज रेस्पेक्टिव इन नेचर, मैंने आपको बताया था अभी थोड़ी देर पहले ही, कि अगर किसी भी कंपाउंड में प्लस आई है तो माइनस आई भी होगा, और माइनस आई भी है तो प्लस आई भी होगा, इसको बोलते हैं रेस्पेक्टिव इन नेचर। स्टेटमेंट भी आ सकता है, ध्यान रखना, ये सभी की पॉइंट है भैया, और सारे के सारे की पॉइंट क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट है। ये इंपॉर्टेंट क्यों है, क्योंकि स्टेटमेंट में सीधे सीधे आ सकते हैं, और आपसे अगर आप कोई एकेडमिक एग्जाम दे रहे हो जैसे कि बीएससी का, एमएससी का, तो वहाँ पर अगर इंडक्टिव इफेक्ट आता है तो उस केस में आपको लिखना भी पड़ सकता है, तो आप की पॉइंट भी लिख सकते हो। और एग्जाम्पल मैंने आपको बता दिए पहले जो कंसेप्ट था, अभी कुछ एग्जाम्पल और पढ़ेंगे अपन, ठीक है। ये तो हो गया अपना इंडक्टिव इफेक्ट के बारे में, क्या होता है, किस तरीके से इसको अपन अप्लाई करते हैं, और साथ ही साथ इसके की पॉइंट क्या क्या रहने वाले होते हैं, ठीक है। अब थोड़ा सा हम क्या पढ़ते हैं, क्लासिफिकेशन या ये कितने प्रकार का होता है, थोड़ा सा अपन एक बार इसमें एग्जाम्पल देख लेते हैं। उससे पहले देखो, समझना ध्यान से, जैसे ये ग्रुप है CH3 CH2 CH2, उसके बाद CH डबल बॉन्ड CH2। अब देखो ये कार्बन कैसा है, ये कार्बन तो है अपना sp2 संकरित, sp2 हाइब्रिडाइज्ड। ये कार्बन कैसा है अपना sp3 हाइब्रिडाइज्ड, sp3 संकरित। एक है sp2, एक है sp3, तो इससे क्या इम्पैक्ट पड़ेगा भैया, sp2 में क्या है, परसेंट एस करेक्टर ज्यादा है। sp2 जो होता है, sp2 कार्बन और एक sp3 कार्बन, इसमें क्या होता है, परसेंट एस करेक्टर, इसमें तो कितने होते हैं 33.33%, इसमें कितने होते हैं 25%। तो जब इसमें परसेंट एस करेक्टर कितने 33, इसमें ज़्यादा है इसमें कम है, तो उससे होगा क्या, जब परसेंट एस करेक्टर बढ़ते हैं, परसेंट एस करेक्टर बढ़ते हैं, मतलब एस का जो वेटेज है वो बढ़ेगा, और हमें पता है कि एस ऑर्बिटल जो होता है वो नाभिक के ज़्यादा पास होता है पी ऑर्बिटल के कंपेरिजन में, सही है। तो जब एस ऑर्बिटल ज़्यादा होगा, सॉरी एस ऑर्बिटल नाभिक के पास होगा और परसेंट एस करेक्टर ज़्यादा होंगे, तो उससे क्या होता है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ जाती है, उससे क्या होता है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ जाती है। ध्यान रखना भैया, जब एस करेक्टर ज़्यादा होते हैं उससे होता क्या है, परसेंट एस करेक्टर से इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ जाती है। क्यों बढ़ती है, क्योंकि ध्यान रखना, जब एस करेक्टर बढ़ेंगे, और हमें पता है कि एस ऑर्बिटल नाभिक के ज़्यादा पास होता है, तो नाभिक के ज़्यादा पास होगा तो उसमें क्या होगा, अट्रैक्शन होगा, अट्रैक्शन होगा भाई, नाभिक के पास है, नाभिक पर प्लस चार्ज है, इलेक्ट्रॉन पर क्या नेगेटिव चार्ज, अट्रैक्शन ज्यादा होगा, अट्रैक्शन ज्यादा होगा, तो उस केस में क्या होगा, उस केस में उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, इलेक्ट्रॉन को खींचने की क्षमता क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी, क्योंकि वो नाभिक के पास जा रहा है। जबकि पी ऑर्बिटल क्या होता है, दूर होता है, तो उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होती है, कम होती है एज कम्पेयर टू एस ऑर्बिटल। क्लियर, तो यहाँ पर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किसकी ज्यादा होगी, sp2 वाले की। जब जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा, तो वो क्या करेगा, वो इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर शिफ्ट कर लेगा। तो मैं ये कह सकता हूँ क्या कि sp2 वाला क्या करेगा, इन इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर खींच लेगा, सही है, क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर खींच लिया, इसने अपनी ओर ले लिया, तो इस पर क्या आ जाएगा, इस पूरे ग्रुप पर, इस पर तो क्या आ जाएगा -i, और इस पूरे पर क्या आ जाएगा, इस पर क्या आ जाएगा +i। ये लो भैया, इस पर तो आ गया -i और इस पर क्या आ गया +i। इस पर क्यों आया -i, क्योंकि इसने क्या किया, अपने इलेक्ट्रॉन को पूरी की पूरा शिफ्ट अपनी ओर कर लिया, जबकि इसने क्या किया, इलेक्ट्रॉन दे दिए। क्यों, क्योंकि इस पर क्या है, sp2 संकरित है, परसेंटेज करेक्टर ज्यादा है, और साथ ही साथ क्या है यहाँ पर, हाँ जी, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है। क्लियर, तो इसका तो लगेगा -i, इसका क्या लगेगा +i। थोड़ा सा अपन और इसको मॉडिफाई करते हैं, अगले एग्जाम्पल की ओर मूव करते हैं। देखो यहाँ पर अपन इसको देखें तो ये तो क्या है, sp संकरित है, sp3 संकरित है। इस बेंजीन के इस कार्बन को देखें, इस ग्रुप को, तो यहाँ पर क्या है, ये sp2 संकरित है, तो वही चीज इसका तो क्या लगेगा, sp2 है तो परसेंटेज करेक्टर ज्यादा है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है, तो इसका क्या लगेगा -i इफेक्ट, इसका क्या लगेगा +i इफेक्ट। तो आपसे कोई पूछे कि जो ये
ये है क्या, ये है मिथाइल बेंजीन, इसको बोलते हैं टोल्यूइन। ठीक है, तो टोल्यूइन जो मिथाइल बेंजीन है, इसमें मिथाइल ग्रुप जो है इसका क्या लग रहा है, प्लस आई इफेक्ट लग रहा है, और बेंजीन रिंग का क्या लग रहा है, माइनस आई इफेक्ट। क्लियर? थोड़ा इधर आओ, आप देखो, यहाँ पर आओ। अब देखो इस ग्रुप को देखो आप एक बार, इस कार्बन जो है, ये वाला कार्बन, ये कैसा है, यहाँ पर ये sp संकरित हो गया। आप थोड़ा पहचानना भी आना चाहिए, अगर किसी को नहीं आता तो मैं अभी बता देता हूँ। ये देखो, अगर दो कार्बन है, सही है, उनके बीच में अगर सिंगल बॉन्ड है, सिंगल बॉन्ड, तो ये होता है sp3 संकरित, sp3 हाइब्रिडाइज्ड। अगर इन दोनों के बीच में डबल बॉन्ड है तो ये कैसा हो जाएगा, दोनों के दोनों कार्बन क्या हो जाएंगे, sp2 हाइब्रिडाइज्ड। और दोनों के बीच में अगर ट्रिपल बॉन्ड है तो ये कैसा हो जाएगा, sp हाइब्रिडाइज्ड। और देखो मैंने किस तरीके से लिखा है, सिंगल बॉन्ड है तो बॉन्ड लेंथ ज़्यादा है, बॉन्ड लेंथ ज़्यादा है तो मैंने देखो डिस्टेंस बड़ी ज़्यादा लिखी है, बॉन्ड लेंथ ज़्यादा लिखी है इसकी, sp3 संकरित है। sp3 संकरित होता है तो सिंगल बॉन्ड होगा, बॉन्ड लेंथ ज़्यादा होगी, बॉन्ड स्ट्रेंथ कम होगी। हाँ जी, sp2 संकरित होगा तो बॉन्ड क्या हो जाएंगे, sp2 का मतलब है डबल बॉन्ड, जहाँ पर आपको डबल बॉन्ड दिखे वहाँ पर उसके माथे पे क्या लगा दो कि ये sp2 संकरित होगा। क्लियर? हाँ जी, और साथ में इसकी बॉन्ड लेंथ क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। तभी तो आप बोलते हो दो कार्बन के बीच की अगर sp3 संकरण है तो उसकी बॉन्ड लेंथ क्या होती है, इसकी तो होती है, एक मिनट, 1.54 एंगस्ट्रॉन। इसकी कितनी होती है, हाँ जी, sp2 में जब दो कार्बन के बीच में क्या हो गया, sp2 संकरण है, मतलब डबल बॉन्ड आ गया, तो इसकी बॉन्ड लेंथ कितनी हो जाएगी, 1. हाँ जी 1.40 एंगस्ट्रॉन, सॉरी 1.34। ठीक है, और इसमें क्या आ गया, ट्रिपल बॉन्ड आ गया, तो इसकी तो कितनी रह जाएगी, इसकी तो बहुत ही कम रह जाएगी, 1.20 एंगस्ट्रॉन। तो जैसे जैसे अपन sp3 से sp2 से sp में जाते हैं, क्या होता है, नंबर ऑफ बॉन्ड्स बढ़ते हैं। ठीक है, और साथ ही साथ क्या होता है, बॉन्ड लेंथ भी क्या होती है, कम होगी। बॉन्ड लेंथ कम होगी तो ये आप देख रहे हो एंगस्ट्रॉन में इसकी लेंथ भी क्या हो रही है, कम हो रही है। तो इसको अपन बोलते हैं ये इस तरीके से। अब sp संकरण किसका है, इसका sp में क्या होंगे, परसेंटेज करेक्टर। भैया परसेंटेज करेक्टर कितने होंगे, यहाँ पर ज्यादा होंगे, कितने होंगे, 50%, क्योंकि sp है केवल। जबकि यहां पर बात करें तो इसका संकरण क्या है, sp2, क्या है, sp2। जब इसका संकरण sp2 है तो उस केस में क्या होगा, यहाँ पर ये इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा, दे देगा, यहाँ पर परसेंटेज करेक्टर क्या होंगे, कम होंगे। तो परसेंटेज करेक्टर यहाँ ज्यादा, उससे क्या होगा, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी ज्यादा। तो जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा, उसका कौन सा इफेक्ट लगेगा, उसका इफेक्ट लगेगा भाई साहब माइनस आई, इसका कौन सा लगेगा, प्लस आई। क्यों, इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है क्योंकि ये sp है, इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम है क्योंकि ये sp2 है। क्लियर है? तो इस तरीके से अब देखो, यहाँ पर आप देख रहे हो बेंजीन रिंग की जो पहले इफेक्ट था कौन सा था, माइनस आई, अब कैसा हो गया, प्लस आई। तो ये कोई ऐसा नहीं है कि एक ग्रुप का आप फिक्स कर दो कि इसका प्लस आई है तो जिंदगी भर प्लस आई रहेगा, वो डिपेंड करता है कि सामने वाला कैसा आ गया। सही है, ध्यान रखना इस बात को। जब आप ऐसे नहीं बोल सकते कि किसी भी ग्रुप का इफेक्ट सेम रहेगा हमेशा। अगर यहाँ पर कभी प्लस आई है तो वो माइनस भी आई भी हो सकता है, माइनस आई है तो कभी प्लस आई भी हो सकता है, वो डिपेंड करता है कि सामने वाला ग्रुप कैसा है। ठीक है, उस पर डिपेंड करता है वो। तो इस तरीके से हमने देखे एग्जाम्पल्स, किसी को कोई डाउट हो तो पूछ लेना, कमेंट कर देना। ठीक है, आगे देखो थोड़ा सा हम और सीख लेते हैं कि रिंग जो होती हैं, क्या होती हैं, रिंग्स, 3 मेंबर्ड रिंग, 4 मेंबर्ड रिंग, 5 मेंबर्ड रिंग, 6 मेंबर्ड रिंग, इस तरीके से इनमें क्या होता है, इनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को अपन किस तरीके से मेजर करेंगे। ठीक है, तो देखो जैसे मैंने यहाँ पर ले लिए 3 मेंबर्ड रिंग है, ये क्या है, 3 मेंबर्ड रिंग, 3 मेंबर्ड, ये है 4 मेंबर्ड, ये है 5 मेंबर्ड, ये है 6 मेंबर्ड। सही है, 3 4 5 6। तो जैसे जैसे अपन कहाँ आ रहे हैं, 3 से 4, 4 से 5, 5 से 6 जा रहे हैं, तो अल्टीमेटली हो क्या रहा है, यहाँ पर इसके बीच में देखो बॉन्ड एंगल कितना है, 60, यहाँ कितना है 90, मतलब 90। ठीक है, इधर कितना है, हाँ जी 109, और यहाँ कितना आ गया 120। ठीक है, कोई दिक्कत है इसमें? अब देखो थोड़ा समझना, इधर से इधर जा रहे हैं तो क्या हो रहा है, बॉन्ड एंगल बढ़ रहा है, बॉन्ड एंगल क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। अब अल्टीमेटली होना क्या चाहिए था, यहाँ पर ये क्या है, sp3 कार्बन है, ये क्या है, क्या ये sp3 कार्बन, सब sp3 कार्बन है सारे के सारे ये। तो भैया sp3 कार्बन है, सुनना ध्यान से, sp3 कार्बन है, sp3 कार्बन का जो बॉन्ड एंगल एग्जैक्टली होता है वो कितना होता है, sp3 कार्बन का जो बॉन्ड एंगल है वो कितना होता है, 109 डिग्री 28 मिनट। कितना होता है, 109 डिग्री 28 मिनट। तो भैया ये तो 109 से कहाँ आ गया, 60 पे ही आ गया, ये 90 पर है, ये फिर भी बराबर सा है लगभग, और ये कितना है 120 डिग्री। तो ये है क्या चीज भैया, ये क्या हो गया, देखो 109 डिग्री, दो कार्बन ये रहे इस तरीके से, एक कार्बन ये रहा, एक कार्बन ये रहा, ये दो बॉन्ड जा रहे हैं। ठीक है, अब इसका बॉन्ड एंगल जो है 120 डिग्री, सॉरी 109 डिग्री 28 मिनट होना चाहिए। अब मैं 109 से उसको 60 डिग्री पर ले आऊँ ऐसे घुमा के, तो भैया क्या हो गया, उसमें उस रिंग में, उस वलय में एक स्ट्रेन पैदा हो जाएगा, इसको बोलते हैं रिंग स्ट्रेन। क्या बोलते हैं, रिंग स्ट्रेन, एक तनाव पैदा हो जाएगा। ठीक है, तो ये जो 3 मेंबर्ड रिंग है,
इसमें 109 डिग्री 28 मिनट होना चाहिए था बॉन्ड एंगल, लेकिन वो कितना हो गया, 109 डिग्री से घट के कितना हो गया, वो 60 डिग्री रह गया। तो 60 डिग्री रह गया तो उस केस में हम क्या बोलेंगे कि इस वलय में तनाव आ गया, इस वलय में, इस रिंग में स्ट्रेन आ गया, इसमें रिंग स्ट्रेन ज़्यादा बढ़ गया, वलय तनाव इसमें बढ़ गया, इसीलिए यहाँ पर इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी क्या हो गई, बढ़ गई। और इसी वजह से मैं क्या बोलता हूँ कि इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबसे क्या होती है, ज़्यादा होती है किसकी, 3 मेंबर्ड की। ध्यान रखना, क्यों, क्योंकि जो थीटा होता है, इसका थीटा क्या हो गया, इसका थीटा कम हो गया, कौन सा, इंटरनल वाला। तो इंटरनल वाला कम हो गया तो एक्सटर्नल वाला बढ़ जाएगा। मैं आपको बता दूंगा बाद में, ये जब मैं आपको बेयर थ्योरी पढ़ाऊंगा, बेयर का जब सिद्धांत पढ़ाऊंगा तो वहां पर मैं इन सारी चीज़ों को क्लियर कर दूंगा और भी, क्योंकि बेयर ने दिया था ये सारी चीज़ें। बेयर ने क्या दिया था, बेयर ने रिंग स्ट्रेन के बारे में समझाया था। किसके बारे में, रिंग स्ट्रेन, रिंग स्ट्रेन, हिंदी में क्या बोलते हैं इसको, वलय तनाव। वलय तनाव मतलब रिंग जो है वलय, उसमें क्या आ जाता है, तनाव। किसने दिया था ये, बेयर ने, ठीक है, बेयर ने दिया था। बेयर का, बेयर स्ट्रेन थ्योरी, बेयर का विकृतिवाद का सिद्धांत, इस तरीके से आया था ये। उसने क्या बोला, 3 मेंबर्ड, 4 मेंबर्ड, 5 मेंबर्ड, 6 मेंबर्ड। इसने बोला था कि 5 मेंबर्ड और 6 मेंबर्ड रिंग जो होती हैं वो मोर स्टेबल होती हैं अदर रिंग्स के कंपैरिजन में। और इसने 3 मेंबर्ड रिंग को तो बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया था कि इसकी, इसमें स्ट्रेन बहुत ज़्यादा होता है। क्यों, क्योंकि जब 109 डिग्री से 60 डिग्री पे आ जाएगा कोई बॉन्ड एंगल, तो उसमें कितना स्ट्रेन आ जाएगा, कितना तनाव आ जाएगा उसमें। इसीलिए इसने क्या बोला, इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ जाती है। क्यों, क्योंकि इसमें स्ट्रेन ज़्यादा है। क्लियर, तो स्ट्रेन ज्यादा है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है, तो भैया इसका माइनस आई क्या होगा, सबसे ज्यादा होगा। क्लियर है, इसको मैं साफ कर देता हूँ। यहाँ पर देखना भैया, इसका क्या हो जाएगा, अगर मैं स्ट्रेन की बात करूं, रिंग स्ट्रेन की, रिंग स्ट्रेन, तो देखो रिंग स्ट्रेन सबसे ज्यादा किसमें हो जाएगा, 3 मेंबर्ड में सबसे ज्यादा, 4 मेंबर्ड में उससे ज्यादा, उससे कम, 5 में उससे कम, और 6 में सबसे कम। और इसी का ऑर्डर अगर मैं निकालूं कि माइनस आई इफेक्ट का ऑर्डर बताओ, माइनस आई इफेक्ट का, तो माइनस आई इफेक्ट का ऑर्डर भी क्या हो जाएगा, 3 में सबसे ज़्यादा, 4 मेंबर्ड में उससे कम, हाँ जी, 5 मेंबर्ड में उससे कम, और 6 मेंबर्ड में तो सबसे कम। इस तरीके से ये सब ऑर्डर चलता है, ये 3, 4, 5, 6। क्लियर है, कोई डाउट नहीं है इसमें। आइए आगे बढ़ते हैं अपन अब। उसके बाद क्या है, टाइप्स ऑफ इंडक्टिव इफेक्ट, मतलब इंडक्टिव इफेक्ट के कितने प्रकार होते हैं। अभी 2 प्रकार का होता है इंडक्टिव इफेक्ट। कौन कौन सा होता है, एक तो होता है पॉजिटिव, एक होता है नेगेटिव। मैंने आपको बताया अभी, एक तो होता है प्लस आई, एक कौन सा होता है, माइनस आई। अगर किसी इंडक्टिव इफेक्ट किसी ग्रुप पर क्या आ रहा है, हाँ जी, नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ रहा है उसका, मतलब इलेक्ट्रॉन को खींच रहा है, तो उसको अपन क्या बोलेंगे, माइनस आई इफेक्ट। और वो इलेक्ट्रॉन को दे रहा है, तो उसका मतलब क्या हो रहा है, वो इलेक्ट्रॉन दे रहा है, उस पर क्या आ रहा है, पॉजिटिव, तो मतलब प्लस आई इफेक्ट, पॉजिटिव इंडक्टिव इफेक्ट। इस तरीके से देखो। अब इसके एग्जाम्पल क्या है, पहले तो मैं आपको बता दूं कि जो थोड़ा ऑर्डर इसका याद रखना, ये ऑर्डर आपको 2-3 बार लिखना है। ये ऑर्डर इससे बाहर कुछ नहीं जाएगा भैया, इससे बाहर कुछ नहीं जाने वाला, क्योंकि अगर आपने ये ऑर्डर याद कर लिया तो आपका कॉन्फिडेंस बिल्डअप हो जाएगा। आपको पता लग जाएगा कि भैया किसका माइनस आई लगने वाला है, किसका प्लस आई लगने वाला है। सही है, हाँ जी। देखो अब जैसे यहाँ पर क्या है, पहले तो मैंने कौन से लिए हुए हैं एलिमेंट, पहले लिए हुए हैं नेगेटिव वाले। तो नेगेटिव वालों पर इंडक्टिव इफेक्ट, प्लस आई इफेक्ट ज़्यादा होता है किससे, न्यूट्रल वालों से। ध्यान रखना, नेगेटिव जिस पर चार्ज है, इसका मतलब क्या, उस पर ऑलरेडी खूब सारे इलेक्ट्रॉन है। जब ऑलरेडी खूब सारे इलेक्ट्रॉन है तो उस केस में क्या करेगा, वो इलेक्ट्रॉन को इजीली दे सकता है, तो उसका प्लस आई क्या हो जाएगा, ज़्यादा हो जाएगा न्यूट्रल से। तो देखो उसमें भी सबसे पहले किसका, कार्बन, फिर नाइट्रोजन, फिर ऑक्सीजन। इस तरीके से कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होती है, कम होती है किससे, नाइट्रोजन से। नाइट्रोजन की कम होती है, नाइट्रोजन की कम होती है किससे, ऑक्सीजन से। इसलिए क्या होता है, इनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या हो रही है, लगातार बढ़ रही है, तो प्लस आई क्या हो रहा है, धीरे धीरे कम होता जा रहा है। सही है, तो सबसे ज़्यादा प्लस आई इफेक्ट किसका होता है, CH2 माइनस का, उससे कम NH माइनस का, उससे कम O माइनस का, फिर COO माइनस का। फिर आप पढ़ते हो 3 डिग्री, 2 डिग्री, 1 डिग्री, जो आपने 11वीं 12वीं क्लास में पढ़ के आए हो, या BSc में पढ़ के आए हो कि 3 डिग्री का प्लस आई इफेक्ट ज़्यादा होता है, उससे कम 2 डिग्री का, उससे कम 1 डिग्री का, उससे कम मिथाइल वगैरह इन सब का। तो भैया इससे पहले भी बहुत सारी चीज़ें हैं, इससे पहले भी सारी चीज़ें आ गई। सही है, इनसे ज़्यादा किसका होता है, नेगेटिव चार्ज वालों का। क्लियर, और इसके बाद अपन किसका पढ़ते हैं, CT3, मतलब सीधे अपन मिथाइल का नहीं पढ़ते, मिथाइल से पहले किसका होता है, जो मिथाइल में हाइड्रोजन है उसके आइसोटॉप का, जैसे हाइड्रोजन, ड्यूटेरियम और ट्राइटियम, ये 3 टाइप की हो गई है। ठीक है, 3 टाइप के जो ये आइसोटोप हैं, तो इनमें सबसे ज्यादा किसका होगा, CT3 का, उससे कम CD3 का, उससे कम CS3 का, उसके बाद TDH। टी का मतलब होता है ट्राइटियम, डी का मतलब होता है ड्यूटेरियम, और H का मतलब होता है हाइड्रोजन। सब जानते हैं। तो ये सब है, ये चीज़ है क्या, ये सारी चीज़ें क्या हैं, ये आइसोटोप है भैया, किसके, हाइड्रोजन के। इधर बात करूँ मैं नेगेटिव इसकी, तो नेगेटिव की बात करता हूँ तो देखो पहले किस क्या क्या लेंगे अपन। नेगेटिव का मतलब होता है कि जिसका माइनस आई इफेक्ट बहुत ज़्यादा हो, बहुत तगड़े तरीके से खींचे वो इलेक्ट्रॉन को। तो भैया कौन खींचेगा, पहली बात तो उसकी खुद की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होनी चाहिए, ज़्यादा होनी चाहिए, बहुत ज़्यादा होनी चाहिए। तो भैया देखो मैंने कौन से ग्रुप लिए हुए हैं, मैंने ऑक्सीजन लिया हुआ है, मैंने नाइट्रोजन लिया हुआ है। ठीक है, आप देख रहे हो खुद ही। तो मैंने जितने भी सबसे पहले जो जो
हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है उनको सबसे टॉप पर रखा है, किसमें, माइनस आई इफेक्ट में, क्योंकि जब इलेक्ट्रॉन खींचेगा तो खुद की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होनी चाहिए उसकी, बहुत ज़्यादा होनी चाहिए, तो ये बहुत ज़्यादा हो गई। उसी के साथ साथ इन पर क्या प्लस चार्ज है, जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा उस पर मैंने प्लस चार्ज और डाल दिया, इलेक्ट्रॉन की कमी और कर दी, तो आप बताओ वो कितना तगड़े तरीके से या कितने ज़बरदस्त तरीके से इलेक्ट्रॉन को खींचेगा। तो जिन पर पॉजिटिव चार्ज होता है वो इलेक्ट्रॉन को उतनी बहुत उनका एक्सटेंट बहुत ज़्यादा होता है, इलेक्ट्रॉन को खींचने की क्षमता क्या होती है, बहुत ज़्यादा होती है। और जिन पर नेगेटिव चार्ज होता है उनकी इलेक्ट्रॉन देने की क्षमता क्या होती है, बहुत ज़्यादा होती है। सही है, ये होता है कंसेप्ट। तो जिन पर देखो पॉजिटिव चार्ज देख रहे हो, मैंने फर्स्ट रो में लिख दिए, उनकी उनका माइनस आई इफेक्ट क्या है, सबसे ज़्यादा है। उससे कम किसका है फिर, NO2 CN SO2 R CHO, ये कीटो एल्डिहाइड कीटोन एसिड, इस तरीके से। थोड़ा ऑर्डर याद कर लेना, आपको एक दो बार लिखोगे याद हो जाएगा ये, ठीक है। फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, फिर OR OH, फिर ये अपना कौन सा आ गया, एसिटिलीन वाला, मतलब sp संकरण वाले, फिर sp2 वाले आ गए, फिर हाइड्रोजन आ गया। क्लियर। इस यहाँ पर इस चीज़ में आप अगर आप कुछ देखोगे तो आपको एक चीज़ मिलेगी, मेन चीज़ वो क्या रहेगी, वो देखना एक बार ध्यान से। कह रहा था कि NR3+ और NH3+, ये दो चीज़ें हैं ये, है ना। NR3+ और NH3+ में से थोड़ा सा आपको लग रहा होगा कि यहाँ पर ये एल्किल ग्रुप ज़्यादा आगे। एल्किल ग्रुप का हमेशा क्या होता है, प्लस आई इफेक्ट, जैसे आपने देखा यहाँ पर ये एल्काइल ग्रुप आपने देखे 3 डिग्री 2 डिग्री 1 डिग्री मिथाइल इथाइल, इस तरीके से। तो इनका क्या होता है, इनका प्लस आई होता है, मतलब तीन तीन एल्काइल होने के बाद भी इस पूरे ग्रुप का प्लस आई मतलब माइनस आई इफेक्ट ज़्यादा है। ऐसे कैसे हो गया, इसके पास NR3+ के पास में तीन तीन एल्काइल ग्रुप हैं, तीन तीन क्या है, एल्काइल ग्रुप, और तीन तीन एल्काइल ग्रुप होने के बाद भी इसका माइनस आई इफेक्ट ज़्यादा हो रहा है, जबकि इसका तो प्लस आई ज़्यादा होना चाहिए, किससे, NH3+ से। तो ऐसा क्यों होगा। यहीं पर एक चीज़ और देख लो आप, यहाँ पर ये जो OR, ये भैया ये भी कैसे हुआ, OR का माइनस आई इफेक्ट ज़्यादा है किससे, OH से, जबकि OR में तो R आ रहा है। R का मतलब क्या है, एल्काइल ग्रुप, और एल्काइल ग्रुप का क्या होता है, प्लस आई इफेक्ट। तो भैया ये तो इलेक्ट्रॉन देना चाहिए, मतलब इसकी माइनस आई इफेक्ट जो है इससे कम होना चाहिए, जबकि OR का ज़्यादा है, OH का कम है। तो ऐसा क्यों हुआ। बाकी ये चीज़ तो आपको मैंने सिखाई दी सारी चीज़ें, ये जिन पर पॉजिटिव चार्ज होता है, जो ऑलरेडी हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है, और उन पर पॉजिटिव चार्ज और आपने डाल दिया, तो भैया वो तो फिर पागलों की तरह इलेक्ट्रॉन को खींचेंगे। तो पागलों की तरह इलेक्ट्रॉन को खींचेंगे तो देखो सबसे ज्यादा माइनस आई इफेक्ट किसका हो जाएगा, इनका हो जाएगा, जो हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है और उन पर पॉजिटिव चार्ज और डाल दिया आपने। उसके बाद फिर मैंने नॉर्मल NO2 CN SO2R, मतलब न्यूट्रल वाले आ गए, फिर एल्डिहाइड कीटोन वाले आ गए, उसके बाद फिर हेलोजेंस आ गए। हेलोजेंस का भैया बाद में होता है, ध्यान रखना। सीधे आप डायरेक्ट मत कर देना कि ये हेलोजेंस का माइनस आई इफेक्ट ज्यादा होगा, ऐसा नहीं होता, ठीक है। उससे पहले बहुत सारे ग्रुप्स हैं और भी, ठीक है। उसके बाद ये OR OH, ये सब चीज़ें आपको समझ में आ गई होंगी। लेकिन ये दो चीज़ मैं आपको और सिखा देता हूँ कि ऐसा क्यों हुआ। क्योंकि अगर आपके सामने ऐसा ऑप्शन आएगा कि NH3+ और NR3+, तो आप क्या करोगे, इसमें इसका माइनस आई इफेक्ट जो है किसका, NH3+ का, इसका आप ज़्यादा लगाओगे। क्यों लगाओगे, क्योंकि यहाँ पर क्या हाइड्रोजन है, इधर कौन है, R, तो R तो इलेक्ट्रॉन देने वाला होता है। आप ये सोच के क्या करोगे, इसका माइनस आई ज़्यादा कर दोगे, इसका कम कर दोगे, जबकि उल्टा होता है ये। तो ध्यान रखना थोड़ा सा इसका, इन चीज़ों का, नहीं तो चीज़ गलत हो जाएंगी बहुत। सही है, ध्यान रखने वाली बात है। अब ये किस तरीके से इसको अपन सॉल्व करते हैं वो देखो। ये दोनों ग्रुप है भैया, ये वाले, ये क्या है, दोनों ग्रुप, ठीक है। मैंने क्या ले लिया, इधर NR3+ ले लिया, इधर के ले लिया मैंने NH3+। इसको मैं सॉल्व कर रहा हूँ कि किस तरीके से, मैंने किस बेस पर बोला है कि NR3+ का माइनस आई इफेक्ट ज़्यादा होगा एज कम्पेयर टू NH3+ से, ठीक है। तो देखना, ध्यान से समझना इसको। देखो भैया बहुत आसान चीज़ है, वैसे तो कोई बहुत बड़ी रामायण नहीं है इसमें। होगा क्या, इसमें नाइट्रोजन खुद क्या है, एक बहुत स्मॉलर एलिमेंट है, छोटा, इसका साइज क्या होता है, छोटा होता है। नाइट्रोजन का साइज क्या होता है, बहुत छोटा होता है, बिल्कुल बारीक सा, ठीक है। जबकि ये क्या है, पूरी चेन है, ये भी क्या है, एल्काइल ग्रुप है, ये भी एल्काइल ग्रुप है, ये भी क्या है, एल्काइल ग्रुप, मतलब ये भी क्या है, ये बहुत बड़ा ग्रुप है। एल्काइल खुद बड़ा है, एल्काइल खुद बड़ा है, एल्काइल खुद बड़ा है, मतलब एक छोटे से बीच में कौन है, सेंटर में एक छोटा सा एलिमेंट है, उसके चारों तरफ मैंने क्या लगा दिए, बड़े बड़े ग्रुप लगा दिए। तो क्या होगा भैया, ये बल्कि ग्रुप है, ये बल्कि ग्रुप है। बल्कि ग्रुप में क्या होंगे, जितना बल्कि ग्रुप उतने ही ज्यादा इलेक्ट्रॉन। तो इसकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी और इसकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी में क्या हो जाएगा, रिपल्शन होना स्टार्ट हो जाएगा। मतलब क्या हो जाएगा, यहाँ पर रिपल्शन होना स्टार्ट हो जाएगा इसकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी और इसकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी में। सही है, ये दोनों क्या करेंगे, आपस में एक दूसरे को रिपेल करेंगे। मतलब ये R ग्रुप और ये पूरा बल्कि ग्रुप, ये क्या करेंगे, आपस में एक दूसरे को रिपेल करेंगे। तो रिपेल करेंगे तो क्या होगा, यहाँ पर रिपल्शन बोल सकता हूँ ना भाई साहब, मैं क्या बोल सकता हूँ कि रिपल्शन बिटवीन, हाँ जी, रिपल्शन, रिपल्शन का मतलब होता है प्रतिकर्षण। रिपल्शन क्या हो जाएगा, इन दोनों ग्रुप के बीच में क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। जब रिपल्शन बढ़ेगा तो ये क्या होगा, रिपल्शन जब बढ़ेगा तो उस केस में थीटा क्या हो जाएगा, बॉन्ड एंगल। ये जो थीटा मैं बोल रहा हूँ बॉन्ड एंगल, इसको मैं कुछ दूसरे कलर से मार्क कर देता हूँ। ये थीटा, ये थीटा क्या हो जाएगा भैया, थीटा, हाँ जी,
इंक्रीज हो जाएगा, बढ़ जाएगा। जब दोनों ग्रुप के बीच में क्या होगा, रिपल्सन होगा, रिपल्सन होगा तो क्या होगा, दूर दूर जाएंगे तो थीटा क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। जब थीटा बढ़ेगा तो उस केस में क्या हो जाएगा, हाँ जी, बॉन्ड एंगल तो बढ़ गया, ये थीटा बढ़ गया, उससे क्या होगा, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो विद्युत ऋणता है वो भी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। जब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ेगी तो क्या हो जाएगा, हाँ जी, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ने से क्या होता है, माइनस आई इफेक्ट भी क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। अरे सिखाया हुआ है आपको, देखो इधर ये कार्बन, थोड़ा सीख लो भाई साहब हल्का सा, एक बार आप इधर देख लो, ये कार्बन है, sp3 संकरित है, सही है क्या है ये, sp3। फिर मैंने क्या लिया, एल्कीन ली, क्या ली मैंने, एल्कीन, ये क्या हो गया, sp2 संकरित, और मैंने क्या ले ली, एल्काइन ले ली। देखो मैं क्या सिखाना चाह रहा हूँ, समझना ध्यान से कि बॉन्ड एंगल का क्या इंपैक्ट पड़ता है। देखो इधर, हाँ जी, समझना, यहाँ पर इनके बीच में बॉन्ड एंगल कितना होता है, 109 डिग्री 28 मिनट। क्यों भाई ऐसा क्यों होता है, क्योंकि ये क्या है, sp3 संकरित है, सही है। sp3 का बॉन्ड एंगल कितना है, 109 डिग्री। ये क्या है, sp2, तो इनके बीच का बॉन्ड एंगल कितना है, 120 डिग्री। और ये क्या है, sp3 का बीच का बॉन्ड एंगल कितना है, 180। तो देखो जैसे जैसे क्या हो रहा है, sp3 से sp2, sp2 से sp, किस में आ रहा हूँ, sp में, sp3 नहीं, sp में, sp3 से sp2, sp2 से sp में आ रहा हूँ, वैसे वैसे बॉन्ड एंगल क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। और आप जानते हो कि sp संकरण जो होता है इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होती है, ज्यादा होती है। ऊपर से नीचे जब मैं आ रहा हूँ, sp3 से sp2, sp2 से sp, क्या हो रहा है, परसेंट एस करेक्टर क्या हो रहे हैं, बढ़ रहे हैं, परसेंट एस करेक्टर बढ़ रहे हैं तो क्या बढ़ रहा है, थीटा बढ़ रहा है, थीटा बढ़ रहा है तो क्या हो रहा है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ रही है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ रही है तो क्या हो रहा है, माइनस आई इफेक्ट भी क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। ये लो भैया, सही है, मेरे हिसाब से कोई दिक्कत नहीं है इसमें। और इसी चीज को मैंने यहाँ पर बोला आपसे भी, सही है। देखो यहाँ पर क्या हो रहा है, थीटा जब बढ़ता है तो माइनस आई इफेक्ट बढ़ता है, क्योंकि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी बढ़ जाती है। तो इसीलिए यहाँ पर इसका जो माइनस आई इफेक्ट होगा वो क्या हो जाएगा, ज्यादा हो जाएगा, किससे, इससे। ये लो, इसलिए मैंने ज्यादा कर दिया। यहाँ पर बात करूं तो इधर क्या है, इधर जो रिपल्सन होगा, देखो ये तो बल्कि ग्रुप है, ये तो क्या है, बल्कि ग्रुप, ये वाला तो, लेकिन ये बहुत छोटे छोटे ग्रुप हैं ये, और ये तो छोटा है ही है बिल्कुल, ठीक है। लेकिन ये हाइड्रोजन इससे भी छोटा है, स्मॉलेस्ट एलिमेंट बोलते हैं इसको हाइड्रोजन को, तो सबसे छोटा हो गया ये। तो क्या होता है, इनके बीच में जो रिपल्सन है वो रिपल्सन इतना नहीं होता जितना कि इसमें हो रहा था, क्योंकि यहाँ तो क्या है, ये भी बल्कि थे, ये भी बल्कि थे, यहाँ पर केवल ये बल्कि है, लेकिन ये तो कुछ है ही नहीं, बहुत छोटा सा है, तो इसमें कोई दिक्कत ही नहीं है अपन को, सही है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, लेस रिपल्सन हो जाएगा, इधर क्या हो जाएगा, लेस रिपल्सन, मतलब यहाँ प्रतिकर्षण क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। जब प्रतिकर्षण कम हो जाएगा तो उस केस में क्या होगा, बॉन्ड एंगल बढ़ेगा ही नहीं, तो बॉन्ड एंगल क्या रहेगा, रिमेंस कांस्टेंट रहेगा या वही रहेगा। इससे क्या होगा, इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस पड़ेगा नहीं, तो इसका माइनस आई इफेक्ट भी क्या रहेगा, माइनस आई इफेक्ट क्या रहेगा, कम हो जाएगा इसका, ठीक है। बढ़ना चाहिए लेकिन कम हो जाएगा, इसलिए इसका माइनस आई इफेक्ट कम रहता है, इसका क्या रहता है, ज़्यादा रहता है, ये ज़्यादा खींचता है ये। तो ध्यान रखना, आप इसको आर से सॉल्व मत कर देना कि आपने आर का समझ के कि भैया एल्काइल ग्रुप है, इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा और इजीली इलेक्ट्रॉन को दे देगा और माइनस आई इफेक्ट कम रहेगा, नहीं भैया ऐसा नहीं होता, ठीक है। सेम चीज जब आपने इसको इसमें सीख ली तो ये आप इसमें भी सीख सकते हो। जब आपने NR3 की सीख ली तो OR OH में भी सीख सकते हो, क्योंकि सीरीज तो वही चल रही है ना, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, इस तरीके से। तो ऑक्सीजन के साथ भी सेम सीन है, क्या होता है कि बीच का जो बॉन्ड एंगल होता है वो क्या होता है, धीरे धीरे बढ़ता जाता है, कब OR होता है तो, क्योंकि इसमें भी क्या होता है, एक चेन, कार्बन चेन, और साथ में ऑक्सीजन के साथ जो R ग्रुप लगा हुआ है उनके बीच में क्या होता है, बॉन्ड एंगल, सॉरी बॉन्ड एंगल क्या होता है, बढ़ जाता है। क्यों बढ़ जाता है, क्योंकि वहां पर रिपल्सन भी बढ़ जाता है। सेम कंडीशन जो मैंने इसके लिए बोली है वही किसके लिए हो जाएगी, ऑक्सीजन वाले केस के लिए। क्लियर, हाँ जी, तो मैंने आपको सिखा दिया, थोड़ा सा भी कुछ स्कोर सीख लो। जब मैं NH3+ था तो इसका माइनस आई कम था, लेकिन जब NR3 की तरफ गया तो माइनस आई क्या हो गया, बढ़ गया। तो ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि मैंने आपको बता दिया कि नाइट्रोजन जो है वो एक स्मॉलेस्ट एटम है, वो बहुत छोटा है, लेकिन साथ में क्या आ गए, बल्कि ग्रुप आ गए। तो बल्कि ग्रुप में क्या होता है, रिपल्सन बढ़ता जाता है। तो जैसे जैसे मैं इस ग्रुप में, हाँ जी, आर को बढ़ाऊंगा, नंबर ऑफ आर को, एल्काइल ग्रुप को बढ़ा रहा हूँ, तो वैसे वैसे क्या हो रहा है, थीटा बढ़ रहा है, थीटा बढ़ रहा है तो क्या हो रहा है, परसेंट एस करेक्टर बढ़ रहे हैं, परसेंट एस करेक्टर बढ़ रहे हैं तो क्या हो रहा है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ रही है और माइनस आई इफेक्ट भी बढ़ रहा है। तो भैया थोड़ा सा ऑर्डर ध्यान रखना है इसका। क्लियर, जब आप NH3+ से कहाँ जा रहे हो, NR3+ की ओर जा रहे हो, नंबर ऑफ एल्काइल ग्रुप को बढ़ा रहे हो एक एक करके, तो उस केस में क्या होगा, उस केस में पहले थीटा बढ़ेगा। थीटा क्यों बढ़ेगा, रिपल्सन बढ़ेगा इसलिए, ठीक है। एक बात और लिख लो, यहाँ पर क्या होगा, सबसे पहले रिपल्सन बढ़ता है। क्या होता है सबसे पहले, रिपल्सन, इधर लिख लो, क्योंकि रिपल्सन क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। रिपल्सन बढ़ने से क्या होगा, थीटा बढ़ेगा, थीटा बढ़ने से क्या होगा, परसेंटेज करेक्टर बढ़ रहे हैं, उससे क्या हो रहा है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ रही है, माइनस आई इफेक्ट भी बढ़ रहा है। ये कंसेप्ट है, और देख लो। हाँ, लेकिन अगर फॉस्फोरस का सीन आ जाए यहाँ पर,
नाइट्रोजन के जस्ट नीचे उसी वर्ग का मैंने दूसरा मेंबर ले लिया फॉस्फोरस, तो उस केस में ऐसा नहीं होता। क्यों? क्योंकि इसका खुद का साइज ही क्या होता है, फॉस्फोरस का बड़ा होता है। आप देखते हो नाइट्रोजन किस में आता है, हाँ जी वो आता है कौन से, सेकंड पीरियड में। किस में आता है, सेकंड पीरियड में। जबकि ये किस में आता है, कौन सा, फॉस्फोरस, ये आता है थर्ड पीरियड में। देख लो आप इसको, 3s2 3p3। क्लियर? तो इसलिए क्या होता है, इसका साइज, खुद का साइज ही बड़ा होता है, तो ये इंपैक्ट नहीं पड़ पाता इतना जितना इंपैक्ट यहाँ पड़ना चाहिए, उतना इंपैक्ट पड़ ही नहीं पाता, क्योंकि इसका खुद का साइज ही क्या है, खुद का साइज ही बहुत बड़ा है। तो ये जो बल्कि ग्रुप है, ये वाले और ये वाले, इनके बीच में डिस्टेंस इतनी ज़्यादा हो जाती है कि इनकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी आपस में इतनी रिपेल ही नहीं करती। तो यहाँ पर ऑलरेडी जो कंसेप्ट लगेगा वो कौन सा लगेगा कि भैया आर इलेक्ट्रॉन दे रहा है इधर से, तो इस पर जो प्लस चार्ज है, प्लस चार्ज का मतलब होता है इलेक्ट्रॉन की कमी, उस इलेक्ट्रॉन की कमी को पूरा कर दिया। जब इलेक्ट्रॉन की कमी को पूरा किसने कर दिया, इन आर ने कर दिया, तो क्या करेगा ये Pr3 प्लस ये इससे इलेक्ट्रॉन कम खींचेगा, तो कम खींचेगा तो इसका माइनस आई कम रहेगा, इसलिए मैंने क्या करा, इसका माइनस आई क्या कर दिया, कम कर दिया। देख लो इधर, इसका माइनस आई क्या हो गया, कम। इसका माइनस आई की बात करें तो भैया देख लो इधर, यहाँ तो कोई दिक्कत ही नहीं, क्योंकि हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन इलेक्ट्रॉन देता नहीं है, तो ये क्या करेगा, पूरे के पूरे इलेक्ट्रॉन को इस ग्रुप से खींचेगा, किससे, इस चेन से। तो चेन से खींचेगा तो इसका माइनस आई क्या हो जाएगा, ज़्यादा हो जाएगा, ये इलेक्ट्रॉन को ऐसे खींचेगा, जबकि ये थोड़ा कम खींचेगा यहाँ से, ये सही है। तो PH3 प्लस का माइनस आई ज़्यादा होता है किससे, Pr3 प्लस से। लेकिन नाइट्रोजन के केस में क्या होता है, Nr3 प्लस का माइनस आई ज़्यादा होता है किससे, NH3 प्लस से। इस वीडियो को आप 2-3 बार देखना, तब जाके चीज़ समझ में आ जाएंगी, और आप प्रैक्टिस करना तो बहुत आसान रहेगा आपके लिए, ठीक है। सेम केस मैंने किसके लिए ले लिया, फॉस्फोरस के लिए, ठीक है। तो क्या हो गया, अगर मैं PS3 से PS2R में जाऊँ और Pr3 तक जाऊँ, तो माइनस इफेक्ट क्या होता है, धीरे धीरे घटता ही है, क्योंकि यहाँ पर वो थीटा वाला कंसेप्ट नहीं लगता, यहाँ पर क्या लगता है, क्योंकि रिपल्सन हो ही नहीं रहा, तो फिर थीटा वाला कंसेप्ट लगेगा ही नहीं, ठीक है। यहाँ पर क्या हो रहा है, इधर केवल आर बढ़ रहे हैं, आर बढ़ने से क्या हो रहा है, प्लस आई इफेक्ट ऑलरेडी बढ़ रहा है, तो प्लस आई इफेक्ट बढ़ रहा है मतलब इलेक्ट्रॉन देने वाले ग्रुप बढ़ रहे हैं, इसलिए माइनस आई इफेक्ट इस पूरे ग्रुप का क्या हो जाएगा, धीरे धीरे कम हो जाएगा। क्लियर? ओके, आगे देखो, माइनस आई इफेक्ट ये तो किसके लिए है, नाइट्रोजन फैमिली के लिए। तो देखो यहाँ पर ये फर्स्ट केस है, ये सेकंड है, ये थर्ड है, और ये फोर्थ है। तो फर्स्ट में तो क्या हो रहा है, थोड़ा सा चीज चेंज हो रही है, क्या हो रही है, NH3 प्लस का माइनस आई क्या है, कम है, किससे, Nr3 प्लस से। और रीजन मैंने बता दिया, यहाँ पर रिपल्सन वाला कंसेप्ट लगता है, रिपल्सन बढ़ता है, थीटा बढ़ता है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ती है, माइनस आई बढ़ता है। लेकिन इन केस में चूंकि सेंट्रल एटम जो है, यहाँ फॉस्फोरस है, यहाँ आर्सेनिक है, यहाँ एंटीमनी है, तो इनका साइज खुद का क्या होता है, बड़ा होता है, तो जो बल्कि ग्रुप है वो आपस में रिपेल नहीं करते, उनकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी आपस में रिपेल नहीं करती। इसीलिए क्या होता है कि इस केस में, ये वाले केस में, इनमें इनमें इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जब कम हो रही है तो माइनस आई इफेक्ट भी क्या होता है, कम होता है। तो ऊपर से नीचे आते हैं तो माइनस आई धीरे धीरे क्या होता है, कम होता है। क्लियर? और सेम चीज किसके लिए है, ऑक्सीजन फैमिली के लिए। मैंने आपको बताया था कि OH जो होता है, OH इसका माइनस आई क्या होता है, कम होता है, किससे, OR से, ठीक है। तो वही चीज यहाँ पर आ गई, OH2 प्लस का माइनस आई क्या होगा, कम होगा, किससे, OR2 से। लेकिन जब लोअर मेंबर की बात करें, उसके जस्ट अपन और नीचे जा रहे हैं, ठीक है, वर्ग में, तो ऑक्सीजन के नीचे कौन आता है, सल्फर, सेलेनियम और टेल्यूरियम। तो इनमें क्या होगा, इनमें कंसेप्ट दूसरा लगने लग जाएगा। क्यों? क्योंकि सेंट्रल एटम का साइज क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। क्लियर है? उस वजह से इनका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम हो जाएगी, माइनस इफेक्ट भी कम हो जाएगा। तो ये होता है अपना इंडक्टिव इफेक्ट के बारे में। नेक्स्ट क्लास में हम सीखेंगे एप्लीकेशन ऑफ इंडक्टिव इफेक्ट, कि उसकी क्या क्या एप्लीकेशन रहने वाली हैं, ठीक है। उसमें अपन स्टेबिलिटी के बारे में सीखेंगे, उसमें अपन रिएक्टिविटी के बारे में सीखेंगे, अपन एसिडिटी के बारे में सीखेंगे, अपन रिएक्टिविटी के बारे में सीखेंगे, बेसिसिटी के बारे में सीखेंगे। ये सारी चीज़ें अपन वहाँ पर देखने वाले हैं, ठीक है। वहाँ पर कुछ रिएक्शंस भी आएंगी और अपना एसिडिक नेचर और बेसिक नेचर भी आएगा। तो आपको अगर कोई डाउट हो, वैसे तो कोई डाउट होगा नहीं, इस इंडक्टिव इफेक्ट में बहुत मैंने आराम से समझाया है और आपको फुल डिटेल में समझाया है। अगर कोई डाउट हो तो आप वीडियो को एक बार वापस बैक करके पॉज करके फिर देखिए, आराम से आपकी इजीली चीज़ें समझ में आ जाएंगी, ठीक है। तो इस वीडियो को अपन यहीं तक रखते हैं। आपको जो भी लोग नीडी हैं, जिनको वास्तव में आवश्यकता है, जो अफोर्ड नहीं कर पाते बड़े बड़े कोर्स को, तो उनको ये वीडियो शेयर कीजिए, वीडियो को लाइक करो और चैनल को सब्सक्राइब करो, ताकि आने वाली जितने भी नोटिफिकेशंस हैं, कोई भी अपडेट आपको जानना हो तो वो सारी अपडेट आपके पास प्रॉपरली आती रहे, ठीक है। ओके, थैंक यू सो मच।